Hello everyone, I am Sandeep Kumar. Today I'll start new poems on my YouTube channel Social with Sandeep, जिसका नाम है द नेमिंग ऑफ कैट्स, जिसको टी.एस. इलियट उन्होंने लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन पोइट्स हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं इस तरह की पोएम्स वगैरह। ठीक है, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपना इंटरप्रिटेशंस दिया हुआ है इस पोएम्स में, वो हम जानेंगे इस पोएम की समरी के थ्रू। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरे इस चैनल सोशल विद संदीप को लाइक्स सब्सक्राइब भी करेंगे, या जहाँ तक आप इसको या तो फिर जहाँ तक आप इसको फैला सकते हैं, आप इस चैनल को वहाँ तक शेयर भी करेंगे। तो हम बिना किसी देरी के अपने इस क्लास को अपने इस चैनल सोशल विद संदीप पर शुरू करते हैं। तो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल सोशल विद संदीप। चलिए हम अपने इस पोएम द नेमिंग ऑफ कैट विच इज़ रिटन बाय टी.एस. इलियट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, ओके। द नेम ऑफ द पोएम इज एज यू नो द नेमिंग ऑफ कैट विच इज़ रिटन बाय होम टी.एस. इलियट। तो इनकी समरी मैं बताने वाला हूँ। इनकी जो लाइंस हैं वो आप अपनी बुक्स में जब रीड करेंगे तो आई होप दैट यू विल कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स विद द रिटन लाइन। ओके, सो मैं रीड कर रहा हूँ और कुछ कुछ बताते भी जाऊँगा साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। इन पोएम द नेमिंग ऑफ कैट, फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है मैंने, इन पोएम द नेमिंग ऑफ कैट्स पर्सोनिफाइड कैट्स। तो अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ये कहते हैं ना अलंकृत, मतलब एक कहीं ना कहीं हिंदी में जैसे बोलते हैं अलंकृत किया गया है, या मानवीयकरण, कि मतलब एक उस चीज़ की तुलना किसी एक ह्यूमन बीइंग से की जा रही है, दैट वी कैन से पर्सोनिफाइड या पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, यानी कि मानवीयकरण करना, किसी के साथ कंपैरिजन करना, बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग्स के साथ। ठीक है, तो ये जो नेमिंग ऑफ कैट है इसको एक पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी कि किसी मानवीयकरण, यानी कि एक मानव ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, पर्सोनिफाइड किया गया है। एंड एसोसिएटिंग विद आ ह्यूमन लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैट्स हैं उस कैट्स को किसके साथ एसोसिएट किया गया है? ह्यूमन लेवल्स के साथ, या आप कह सकते हो कि हमारे या आपके साथ एक उसकी कंपैरिजन की जा रही है चीज़ों की। ठीक है, इसी को हमने पर्सोनिफाइड या पर्सोनिफिकेशन भी कहा है। ठीक है, विद अ लेवल इंटीरियोरिटी को ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि अ पार्ट ऑफ वंस ओन मेंटल इंटीरियोरिटी जो एक वर्ड है, इंटीरियोर करके एक वर्ड आएगा, जिसका मीनिंग लिख दिया है मैंने, अ पार्ट ऑफ वंस, यानी कि खुद का एक ओन मेंटल स्टेट या एक स्पिरिचुअल बीइंग कह सकते हो। ठीक है, तो अ पार्ट ऑफ वंस ओन मेंटल स्टेट, राइट, और बीइंग स्पिरिचुअल वी कैन से ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो पोएट्स हैं टी.एस. इलियट जो हैं, उन्होंने अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग कितने अच्छे तरीके से कोशिश की है कि वो कोशिश क्या की है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बताया ही है कि उन्होंने किस तरह से कंपैरिजन देखा है कि हाउ वी आर एसोसिएटिंग अ कैट्स विद अ ह्यूमन बीइंग्स, विद अस, विद ऑल ऑफ अस, विद यू, विद वी, विद एवरीवन। ठीक है, हु आर एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, राइट। तो आगे क्या लिखा हुआ है? बाय डूइंग दिस इट आर्ग्यूज दैट बोथ humans and cat have same level of जैसे साइकोलॉजीज एक बोलते हैं ना, साइकोलॉजीज यानी कि मनोविज्ञान हिंदी में हम जब बोलते हैं तो साइक मतलब कि एक मानसिकता, या जो एक कहते हैं ना कि आपकी जो मानसिकता है या आपका जो मस्तिष्क है या जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, मेंटल लेवल ऑफ योर माइंड, मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि बाय डूइंग दिस आर्ग्यू
दैट बोथ यानी कि ह्यूमंस एंड कैट बोथ हैव द सेम लेवल ऑफ साइक। अब साइक के 3 लेवल्स इन्होंने बताए हैं टी.एस. इलियट ने पोएम्स में, ठीक है। बेसिकली नीचे देखो, नीचे वाला जो पैरा है कि बेसिकली द पोएट इज trying to project what he is trying to project here. So he is trying to project or conveying his own view or ideas, his own views, his own ideas, that one person can have the different names, and traits, or we can say their personality. Like, okay, कि we have different name at home, your pet name, we can say pet name. No, pet, अब बहुत से बच्चे सोचेंगे पेट एनिमल लाइक पालतू जानवर, तो ऐसा नहीं है। पेट मीन्स लवेबल, राइट। पेट मीन्स काइंड ऑफ लवेबल, जो बहुत ही प्यारा है, ठीक है। तो पेट नेम्स लाइक आपके जो घर पे नाम हैं, कि आपके नाम कैसे रखे गए हैं। कोई प्यार से कुछ और बुलाता है आपको, है ना, घर पे। फिर आपके जो ग्रैंडपा या ग्रैंड मदर है वो आपके नाम को कुछ और तरीके से बुलाना पसंद करते हैं। वो आपके फादर और मदर को भी कुछ अलग तरीके से बुलाते हैं। दैट इज़ देयर पेट नेम, मीन्स बाय विच ही और शी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द लाइफ, कि वो जब तक वो एक जीवन रहा है वो तब तक उसी नाम से जाने पहचाने जाते हैं अपने घरों में बड़े बुज़ुर्गों से, या आप अपने सिबलिंग्स के बीच में एक दूसरे का जो नाम होता है घर पे उस नाम से जानते हो। अब जैसे मैं अपने एक दोस्त के घर गया, आई वॉज इन 10th क्लास इन दैट टाइम। सो मैं उसके घर पे गया और मैंने उसके जो रियल नाम है स्कूल में उस नाम से हम सब जानते थे। अब उसके घर पे क्या नाम है ये तो हमें या किसी को नहीं पता, या ऑलरेडी जो गया होगा उसको पता होगा, पर मैं तो नहीं गया था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही था और मैं उसके घर नहीं गया। लेकिन जिस दिन मेरे को कुछ काम आई थिंक आया तो मैं सडन उसके घर पहुंचा, और उसके बड़े भाई वो मुझे जानते थे, तो मैंने उनसे बोला कि जय नारायण है करके ऐसे नाम भी, देखो मैंने नाम भी बता दिया आपको। तो मैं जा कर के उसका नाम बोलता हूँ अपने फ्रेंड का, और सडन उसका बड़ा भाई जो होता है वो अपने ही घर में किसी को बोलता है कि मम्मी या पापा या भैया जिसको भी बुलाया होगा उसने, बड़े वाले भाई ने उसके, तो उसने उसका जो रियल नाम जिससे हम उसको जानते हैं स्कूल में, पूरा स्कूल जो 10th का सेक्शन था, जैसे सेक्शन A B C ऐसे बनते हैं ना, तो हम सब एक दूसरे सेक्शन में आना जाना करते थे। वहाँ पे हम उसके जिस नाम से जानते थे उसका बिल्कुल ऑपोजिट नाम था उसका। वो इतना, उसका जो नाम था उसका घर पे कुछ और ही नाम था। तो मैं जब गया तो मैंने बुलाया उसको, तो उसके भाई ने उसको क्या बुलाया कि उसको बोल दो कि कालू का दोस्त आया है। तो मैंने सोचा, आई वाज थिंकिंग कि कालू का दोस्त, तो मैंने उसके भाई से बोला कि नहीं भैया, क्या कहते, मैं तो ये मतलब जो मेरा फ्रेंड है जय नारायण उसके पास आया मैं। तो उन्होंने बोला कि उसका नाम ही कालू है घर पे। तो देखो यहाँ पे पेट नेम है, मतलब कि हाउ वी आर रिकॉग्नाइजिंग, वी आर एसोसिएटिंग और वी आर आइडेंटिफाई विद डिफरेंट थिंग्स, विद डिफरेंट नेम, विद डिफरेंट पर्सनैलिटी, विद डिफरेंट ट्रेड्स, है ना। तो यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों से एसोसिएटेड होते हैं। आप ऑफिस में हो तो आपको कोई अलग ही पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है या वर्क जो आपका फील्ड है उसमें भी आपको कोई अलग ही तरीके से नाम दे दिया जाता है ना। तो सब चीज़ें एक नेमिंग के थ्रू चल रही हैं, है ना। तो यहाँ पे जो बेसिकली लास्ट में लिखा हुआ है कि पोएट इज़ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट और कन्वेइंग हिज ओन व्यूज़, हिज ओन आइडियाज़ दैट अ पर्सन कैन हैव द डिफरेंट नेम और डिफरेंट ट्रेड्स लाइक देयर पर्सनैलिटी। ट्रेड्स मतलब कि अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं। आगे देखते हैं। ओके, सो देयर आर 3 levels ऑफ साइक, राइट। तो यहाँ पे 3 levels ऑफ साइक है,
और वो क्या है 3 लेवल्स ऑफ साइक की, मतलब साइक, ठीक है। तो 3 लेवल्स ऑफ साइक इज या आर, 3 levels of psych are the first level is the social means when you are recognized by your society, how they are identifying, how they are recognizing to you, and how they are giving you the values. सो ऑल दीज आर दी सोशली लेवल्स, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल आपका क्या है, सोशल, मीन्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने कि मीन्स वी आर नोइंग बाय आर कास्ट, आर क्लास डिवीजन एंड जेंडर एंड बाय ऑल्सो क्रीड, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल इज द सोशल लेवल. In social level you can find that you are identifying with different things like कि आपका जो कास्ट है वो क्या है, ये सोशली आपको बताया जा रहा है ना. आपकी फैमिली तो आपको जानबूझ के बताएगी नहीं ना इस तरह का क्योंकि फैमिली इज़ योर फर्स्ट स्कूल, ठीक है. और फर्स्ट स्कूल ऑलवेज टीच अस गुड और मॉरल वैल्यूज़, राइट. तो जो सेकेंडरी आपका जो लेवल है लाइक कि जो सोशल, फैमिली आपकी फर्स्ट होती है, देन सेकेंडरी आपका सोशल होता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो लेवल ऑफ साइकी है उसमें आपका ये फर्स्ट लेवल है द सोशल. और सोशल मीन्स सोसाइटी, जहाँ पे आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, है ना. इसी में बताया है मैंने कि मीन्स वी आर नोइंग बाय आर कास्ट, क्लास डिवीज़न, जेंडर एंड बाय क्रीड ऑल्सो, है ना. तो हम एक जो फर्स्ट लेवल है सोशल, इसमें हम अलग अलग चीज़ों से जाने और पहचाने जाते हैं. जैसे कि मैंने लिखा, बताया, बोला भी अभी कि आपकी कास्ट, कि हमारी कास्ट क्या है, आपकी कास्ट क्या है. एक समाज इस तरह का सेटेड है ना. ऑलरेडी वी ऑल्सो विद दैट माइंड सेट, राइट, कि हमारा भी एक क्या है उस तरह का लेवल हो गया कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, कितना भी हम कहते हैं ना कि हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत ही मतलब इस तरह की चीज़ों से फ्री हो गया, नहीं, कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ें देखने को हम सभी पाते हैं कि हमें हमारे कास्ट के बेसिस पे जजमेंट मिलता है. हमारा जो क्लास डिवीज़न है कि आप अपर क्लास के हो, लोअर क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, देन उसके अकॉर्डिंगली हमारे को सामने वाली जो हमारी जो हमारे जो सामने हमसे भी जो बड़े लोग होते हैं वो हमारे को उस बेसिस पे जजमेंट करना शुरू करते हैं, है ना. कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है. कुछ जगह आप जब कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो अगर आपकी सोसाइटी में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप कुछ फॉर्म्स में देखेंगे कि आपके फॉर्म्स में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसी जगह होती है. मैंने कहीं फिल किया था अपना एक फॉर्म, उसमें ये लिखा हुआ था बाकायदा कि अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, कि मतलब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते. तो जब मतलब आप देख सकते हो कि सोशली है कि हमारा जो जजमेंट है उस फॉर्म में हमारे उस बैकग्राउंड के थ्रू, फैमिली बैकग्राउंड में लिटरेट क्या है, इलिटरेट कौन है, ठीक है, कितना पढ़ा है किसने, कितना नहीं पढ़ा है ना, क्या काम करते नहीं करते. तो कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं, ये एक हमारा एक अपना वी कैन से योर और ऑन इंटरप्रिटेशंस कि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ों के थ्रू भी जजमेंट करने वाले हैं. वो आपके उस चीज़ों के थ्रू आपको एनालिसिस करेंगे, आपकी उस चीज़ों को, उस जो आपकी जो चीज़ें हैं उसका कहीं ना कहीं क्या करने वाले, वो उस एबिलिटीज़ को चेक करने वाले हैं, है ना. वो चीज़ें हमारे सोशल के थ्रू आती है, फैमिली के थ्रू नहीं आती, ये ध्यान रखना है. तो फर्स्ट लेवल सोशल था जिसमें कास्ट, कि आपकी कास्ट अच्छी है तो आपको इस जगह रैंक दे दी जाती थी. पहले आप लोअर कास्ट के तो आपको यहाँ रख दिया जाता था. तो मतलब ऐसा था पहले. अभी क्या है, अभी आपका कोई ऐसा कुछ नहीं है. अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं है. हम देखते हैं कि कोई भी कास्ट का हो व्यक्ति, सभी को मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को एक स्टैंडर्ड लेवल पे जाने के लिए या ले जाने के लिए, ठीक है.
हर कोई व्यक्ति किसी न किसी तरीके से मेहनत करता ही है ताकि वो एक अच्छे लेवल पे जाए। तो यहाँ पे कास्ट का कोई आज इतना रोल नहीं है। हर किसी को अगर अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो हर किसी को अपने इंडिविजुअली लेवल पे मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, क्लास डिवीज़न बता दिया कि अपर क्लास है या मिडल है या लोअर क्लास है, देन उसके बेसिस पे जजमेंट होता था या उसके अकॉर्डिंगली आपको सोसाइटी एक इम्पॉर्टेंस देती है ना। ये तो मानते ही हो कि इम्पॉर्टेंस सोसाइटी आज भी, अगर कोई पढ़ा लिखा होता है, आप उसको पहनने का इतना सेंस नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी के कपड़े के पहनावे से उसको जज करने लगते हैं कि पता नहीं कैसे बनकर आए हैं ये लोग, किस तरह के। ठीक है, हम उसका अच्छा नहीं बोल सकते, तो हमारे को ये भी तो एक नहीं होना चाहिए कि हम उसके लिए बुरा भी करें या बुरा सोचें, क्योंकि जब हम अच्छा ही नहीं सोच रहे, स्टार्टिंग हमने उसके लिए बुरा सोच लिया, तो अच्छा कहाँ सोचोगे फिर। तो डिवीज़न में भी ये भी फ़र्क होता है। आप सबसे लोअर क्लास के हो तो आपके पास उतने अच्छे ड्रेसेस तो होंगे नहीं कि अगर आपको कहीं जाना भी है, सपोज़ इंटरव्यू देना है या कुछ करना है, तो आप जिस तरीके की आपके घर में चीज़ें होंगी उसी के थ्रू तो जाओगे ना, या उसी की तरह आप अपने आप को वो करके प्रेजेंट करोगे ना। तो चीज़ें हैं जो सोसाइटीज़ में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट भी कर जाती हैं। जेंडर है, जेंडर तो पता ही है भैया कि एक मैस्कुलिन है तो फेमिनिन जेंडर है, या फिर आप जैसे कहते हो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो हमारी सोसाइटीज़ में इस बेसिस पे भी जजमेंट किया जाता है। मेल को अलग तरीके से रिकग्निशन दी जाती है ना, उसके स्ट्रेंथ को। मेल मीन्स स्ट्रेंथ, बेसिकली सोसाइटीज़ में यही है कि जो मेल वर्ड आ गया तो मतलब समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल, है ना। और फीमेल वर्ड आ गया तो डिप्रेसिव, है ना। ऐसा वर्ड उनको हम सोसाइटी में देखते हैं कि दिया जा रहा है, हम देखते हैं ना कि उनको ऐसा वर्ड हम देखते हैं सोसाइटी में कि फीमेल, या हाँ फीमेल मीन्स कि डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड, बिचारी। तो ये सारी चीज़ें एक रॉन्ग है। ऑल दीज आर दी रॉन्ग वर्ड्स। आप इससे अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपके घर में भी फीमेल्स हैं जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, तभी तो आपको चला रहे हैं, आपके घर को चला रहे हैं, हमें चला रहे हैं, है ना। हमारे स्कूल्स में फीमेल्स प्रिंसिपल्स हैं, फीमेल्स टीचर हैं, आपके जो प्रेसिडेंट रही हैं फीमेल्स रही हैं, है ना। अभी भी इवन आपकी प्रेसिडेंट जो एट प्रेजेंट टाइम इन 2023 वो भी एक फीमेल रही हैं। 10 में भी देखोगे तो आपकी जो हमारी सबसे जो माननीय एक मिस प्रतिभा पाटिल, वो भी हमारी एक फीमेल ही हैं, है ना। आज श्रीमती मुर्मू जो हैं ये भी एक फ़ीमेल हैं। तो फीमेल वीक तो है नहीं, अगर वीक होती तो भैया इतना बड़ा पोस्ट तो मिलता नहीं उन्हें कि भैया तुम वीक हो तो तुम यहाँ क्यों बैठी हो, वीक होती तो तुम ये क्यों चलाती, क्या कहते जो आपका ये बना हुआ है कि जो आपके क्या कहते हैं इसको, जो वित्त मंत्री हैं आपकी, है ना। तो मिस श्रीमती निर्मला सीतारमण, है ना। तो ये सब भी कहीं ना कहीं फीमेल ही तो है, लेकिन है तो बहुत स्ट्रॉन्ग। तो हम अपने सोसाइटी जो फर्स्ट लेवल है जिसमें हम जेंडर बायसनेस भी देखते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी अगर आप इस तरह से करोगे तो हमारे सोसाइटी में चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। बेसिकली मैं एक ये आपको बता रहा हूँ, बाकी पोएम में हम अलग देख रहे हैं चीज़ों को, लेकिन जेंडर बायसनेस भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सबका अपना अपना एक तरीका है और कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, आज इवन फीमेल ज़्यादा आगे हैं, मेल कैटेगरीज को अगर आप देखें तो उसकी तुलना में फीमेल्स कई ज़्यादा आगे है ना। खैर बाय द वे आप पॉइंट पर आते हैं। एंड बाय क्रीड ऑल्सो, क्रीड या लाइक रिलीजियस जो बिलीव्स है, फेथ है ना। बाय क्रीड कि आप कौन से उसमें बिलीव करते हो, लाइक इफ़ यू आर फेथिंग और इफ़ यू आर बिलीविंग इन some other religion, that they will associate you with that particular religions, right। तो वो यही करते हैं सोसाइटी में। तो फर्स्ट लेवल में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपकी सोसाइटी में अगर वो चीज़ें हैं तो आपको क्रीड बेसिस पे भी जजमेंट या क्रीड बेसिस पे भी आपको कैटेगराइज कर दिया जाता है कि आप इस चीज़ों को मानते हो तो आप यही हो,
आप वो नहीं हो सकते, या आप उसके बच्चे हो तो आप वही हो, ये नहीं हो सकते। तो वी आर कैटेगराइजिंग ऑल दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू दीज। ठीक है। इन सेकंड देखो, इन सेकंड लेवल द इंटीमेशन लाइक मीन्स, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि द इंटीमेशन मतलब मीन्स ओनली नोन बाय द क्लोज्ड वन ऑफ योर फैमिली और बाय क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो सेकंड लेवल क्या है, इंटीमेशन या फिर इंटीमेट, जो रिलेट करते हो आप चीज़ों को, रिलेशन एक आपका इंटीमेशन होता है कि मतलब बहुत ही क्लोज वन जो रिलेशन होता है विद योर फैमिली, है ना। आप अपने फैमिली के सबसे क्लोज्ड होते हो। आप अभी सबसे जब छोटे होते हो तो आप सबसे ज़्यादा क्लोज होते हो अपने पेरेंट्स के, फिर धीरे धीरे जब बड़े होते हो तो अपने भाई बहन या कज़न्स वगैरह के भी क्लोज होते हो। तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे आपका लेवल एक अप होता जाता है वैसे वैसे आपका इंटीमेशन और भी लोगों से होता जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन्स ओनली नोन बाय टू द क्लोजेस्ट वन ऑफ योर फैमिली भी और बाय योर क्लोजेस्ट फ्रेंड भी। तो कोई भी हो सकते हैं क्लोज वन, जो कि आपका सेकेंड लेवल है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो फैमिलीज़ हैं और फिर फैमिलीज़ के बाद जब आपके बाहर एक फ्रेंड्स सर्कल जब आप बनाते हो तो वो आपके क्लोजेस्ट वन हो जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हो, फिर वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को शेयर करते हो, या आपके जो नाम हैं जो फैमिली में हैं वो कुछ और तरीके से, जैसे मैंने बोला पेट मीन्स जो लवेबल जो नाम होता है, प्यारा नाम होता है, उसको हम बोल सकते हैं पेट नेम। ठीक है। ऐसे बहुत सारे पोइट्स भी हैं जिनका एक अलग ही पेट नेम है। ठीक है। पेन नेम, पेट नेम ऐसे भी बोला जाता है। तो आपके घर में आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से बुलाया जाता होगा। आपकी शैतानी, जब हम कहते हैं ना हम थोड़ी सी नटखटपन करते हैं, शैतानी भी नहीं कहेंगे, नटखटपन कह सकते हैं। तो जब हम इस तरह की थोड़ी चीज़ें करते हैं, है ना, तो उसके बेसिस पे आपको एक नाम मिल जाता है अपने घर में। आप बहुत अच्छा पढ़ते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया जाता है। आप बहुत खाते हो तो खाने के अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया। आपका शरीर जैसा है तो उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया। मीन्स वी आर गिविंग अ नेम to everyone according to their appearance on the basis of caste, class, creed, gender and all of those, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इस पोएम में। वही बेसिकली बताने की कोशिश की है कि नेमिंग ऑफ कैट भी ऐसी है कि एक जो कैट्स हैं उनको भी ऐसे नाम दिया जा रहा है और वो नाम उनके अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है। अब कोई रिच घर में कोई पेट होगा, कोई रिच फैमिली, बहुत हाईएस्ट एक उसका जो रैंकर कोई फैमिली वाला होगा, कोई बहुत ज़्यादा ऊंचे उसमें रहने वाले लोग होंगे, तो उनके जो पेट होंगे उनके नाम ही कुछ अलग होंगे। ऐसा देखा है ना आपने, उनके ठाट बाटी कुछ अलग होंगे। वो हम यहाँ पे गाड़ी में नहीं घूम रहे होंगे, लेकिन वहाँ उनके पेट्स उनके साथ कारों में घूमते हैं, बाइक, विच इज़ वेरी गुड कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं लेकिन उनको भी एक ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही ट्रीटमेंट दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप सोसाइटीज़ में एक वो कहते हो ना कि इंटीमेट, या फिर एक कहते हो ना बिल्कुल एक गुड एक हार्मनी, एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक पेट्स को बहुत ही प्यार कर रहे हो, उनको अपने साथ रखते हो, क्योंकि जैसे हमें एक फीलिंग होती है ना कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमें कोई नहीं पूछता है, वैसे उनके अंदर भी होती है। बट दे कांट एक्सप्रेस अबाउट देयर सोरो, about their grief, about their alone feeling, but ह्यूमन बींग्स तो एक्सप्रेस कर जाती है कि तुमने मुझे नहीं पूछा, आज तूने मेरे को नहीं बोला, आज आपने नहीं दिखाया, आपने नहीं खाना खाया, मैंने नहीं खाना खाया, या फिर आप मुझे घुमाने नहीं ले गए, तो हम तो फटाक से एक्सप्रेस कर देते, बट वो तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं एक सोशली मैसेज भी यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लव करना चाहिए एनिमल्स को भी। हाँ, जो अब जैसे हम कहते हैं कि एक डॉग से हम कहते हैं काट लेगा, पर जो ट्राई तो कर सकते हो, आपको पता है कि आप काट सकता है। मेरे को भी डर लगता है, ऐसा नहीं है कि भैया कोई काटता है तो मैं उसके पास जाके सीधा थोड़ी खड़ा जाऊँगा। हाँ, अगर मुझे लगता है उसको भूख लगी है या कुछ है तो मैं एटलीस्ट खाने का कुछ सामान, अगर मुझे लगता है वो खुद ही ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है, तो मुझे लगता है मेरे को खाने दे देना चाहिए। अगर तो मैं चुपचाप ला के उसके सामने बिस्किट रख दूंगा, रस्क ले लूँगा आसपास की जो शॉप मुझे दिखेंगी,
मैं ला के डाल दूंगा उसको कि भैया वो ढूंढ रहा है, हो सकता है वो मेरे को देखे और आके खा ले उस चीज़ को, मेरे को नहीं मतलब जो सामान उसके लिए मैंने रखा है। तो ये एक लव तो है, हार्मनीज तो है, सारी चीज़ें है ना। एक बहुत ही अच्छा एक इंटीमेट रिलेशंस विद नॉट ओनली ह्यूमन विद एनिमल्स ऑल्सो, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, और तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे क्लोजेस्ट वन जो आपकी फैमिली मेम्बर है वो आपको एक अलग नेमिंग से बुलाती है। आपके जो क्लोज फ्रेंड होते हैं वो स्कूल में आपको कुछ अलग नाम से बुलाने लग जाते हैं। आप भी अपने फ्रेंडों को कुछ अलग नाम देते हो, ये मानते हो ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। इन द लास्ट लेवल, अब यहाँ पे है इन द लास्ट लेवल मीन्स द प्राइवेट वन। द प्राइवेट वन मीन्स कि आपको कोई एक ऐसा नाम मिला है जिसको आप बहुत सीक्रेट रखना चाहते हो, मतलब उसको ओपन अप नहीं करना चाह रहे हो उस चीज़ के साथ, आप अपने आप को ओपन अप नहीं करना चाहते उस नाम के साथ, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये होता है कि वो फनीस्ट बहुत होता है, बहुत ही मतलब ऑकवर्ड भी लगता है कभी कभी कि यार क्या नाम दे दिया हमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे टी.एस. इलियट साहब बताने की कोशिश की इन्होंने। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोएम्स है जिसमें हम देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को अलग अलग लेवल पे मेज़र किया गया है ना, या अलग अलग तरीके से इनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि प्राइवेट वन नोन ओनली टू वन सेल्फ, ईच वन इज़ एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट आस्पेक्ट्स। तो ये तो बात सही है कि हर एक चीज़ों को हम एक डिफरेंट आस्पेक्ट्स, एक डिफरेंट मतलब एक अलग अलग पहलुओं से हम देख रहे हैं कि पहला लेवल था सोशल, तो सोशल में एक अलग पहलू था जिसमें कास्ट, क्रीड, इन सब की बात हो गई, जेंडर वगैरह की। सेकंड आ गया आपका इंटीमेट, जहाँ पे आपको आप क्योंकि सोशल में कैसे नाम नेमिंग हुई, जैसे नेमिंग ऑफ कैट है कि हम एक अलग अलग नेम्स जान रहे हैं, वैसे यहाँ पे और स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, पर्सोनिफाइड किया गया कि मतलब एक तरह से उसको एसोसिएशन की बात की है हमारे नाम के साथ उसके नाम को जोड़ने की। ठीक है, बेसिकली आइडेंटिफिकेशन या इंडिविजुअलिटी के लिए हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें बताई। अब सेकंड लेवल में आ गया आप इंटीमेसी, जिसमें आपका क्लोज वन रिलेशन है, फैमिली भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। थर्ड में आपका है प्राइवेट वन है, या फिर टू नोन ओनली वन सेल्फ, कि आप सिर्फ खुद ही जानते हो उस चीज़ को जो आपका नाम है, या आपका फ्रेंड जानता होगा पर्सनली और वो किसी और को नहीं बताता होगा, या आप जानते खुद का किसी और को नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि यार ये तो बहुत ही अलग ही नाम है, कैसे बोलूँ। फिर कभी कभी होता है ना कि एक मेमोरीज़ के तौर पे आप उस चीज़ को बताते हो तो बहुत फ़नी भी लगता है, बहुत ही अच्छा भी फील करते हो, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह के जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में टी.एस. इलियट ने बताया है। आगे भी देखते हैं। ओके, सो हियर T.S. Eliot identifies some familiar and fancier names. Some familiar and fancier names, and those are like Peter, Alonso, Augustus, or James. All these are the familiar or known by the families, right? So ये familiar names हैं। एंड आगे भी लिखा हुआ है एंड फैंसियर नेम्स आर प्लेटो, PLATO, प्लेटो एंड इलेक्ट्रा। ठीक है, प्लेटो और इलेक्ट्रा। ठीक है, तो ये जो नाम हैं T.S. इलियट ने अपनी इस पोएम में बताया है द नेमिंग ऑफ कैट में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ नाम आपके फैमिलियर्स हैं, कुछ अभी आपके फैंसियर नाम हैं कि पहले कैसे नाम दिए गए, रखे गए, है ना, अभी कैसे नाम दिए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो पहले के नाम और अभी के नाम में काफ़ी यूनिकनेस, काफ़ी चेंज, एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही ह्यूज डिफरेंस वी कैन से, कि बहुत ही बड़ा एक इस बीच बदलाव आया है। ठीक है, चेंजेस आए हैं। तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसके थ्रू ये बता रहे हैं कि पहले जो फैमिलियर्स थे वो कुछ ऐसे हैं, अभी कुछ जो फैंसियर हैं वो ये नाम है। तो आपने एक मूवीज़ भी देखी होगी, आई होप कि आप सभी बच्चों ने ये मूवीज़ देखी होगी। आई थिंक स्टुअर्ट लिटिल ऐसी कुछ मूवी का नाम है ना, जिसमें एक वो चूहा छोटा सा होता है और उसके साथ उसका एक मतलब ब्रदर तो नहीं, मतलब एक रियल ब्रदर नहीं बट एक
ब्रदर की तरह ही उसको रखने वाले, एक फैमिली की तरह उसको पालने वाले लोग मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पर्सोनिफिकेशन जैसे हमने बोला था स्टार्टिंग में, तो वो यहाँ पे उस फिल्म में भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं इसको अपने साथ एसोसिएट कर चुके हैं और उसको नाम भी दे देते हैं। तो क्या नाम देते हैं वो आप मुझे बता सकते हो लिख करके, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बताया है शुरू में, तो आप आई होप कि आप वो लिख के बता भी सकते हो दोबारा से। तो ये फिल्म जो है इसमें भी जो बैल है, सॉरी कैट भी होती है, उसका भी नाम दिया जाता है फैमिली के थ्रू। और जो चूहा होता है छोटा सा, उसका भी नाम फैमिली रखते हैं और दोनों को वो पालते भी हैं अपने साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टुअर्ट, एक नाम ही देखो। अब आपको कोई बोले सडन स्टुअर्ट, अब किसी ने फिल्म नहीं देखी, किसी ने नाम ही नहीं सुना था उस मूवी के थ्रू, तो आपको लगेगा कि सॉरी कि किसी बच्चे को बुलाया जा रहा है या किसी व्यक्ति का नाम है, एक पल के लिए यही लगेगा ना। तो यहाँ पे बेसिकली टी.एस. इलियट भी यही कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि जो नाम है वो डिफरेंट हो सकते हैं और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो एक लेवल वाइज या एक नेमिंग वाइज डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि मैंने बता दिया है इससे पहले कि सोशल लेवल पे अलग है, इंटीमेट लेवल पे अलग है, और जो प्राइवेट वन है वो एक बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग नाम इन्होंने बता दिए कि अगस्टस है, पीटर है, अलोंसो, ये ऑल दीज आर द गुड कैरेक्टर इन द नोवेल्स, ठीक है। ये सारे एक कैरेक्टर्स हैं नोवेल्स में, ठीक है। तो प्लेटोज हैं, इलेक्ट्रा है, ऑल दीज आर दी कैरेक्टर्स इन नोवेल्स ऑल्सो, ठीक है। आगे क्या लिखा है, बट दे आर पार्ट ऑफ अ शेयर्ड हेरिटेज। बट ये सारे कौन है, ऑल दीज आर दी शेयर्ड हेरिटेज ऑफ कॉमन नेम्स, ठीक है। तो एक हेरिटेज ऑफ कॉमन नेम्स भी हैं, कहीं ना कहीं शेयर करते हैं बहुत अच्छे से। तो ये कहीं ना कहीं एक नाम है जो आप देख सकते हो कि कैसे इनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है उनके अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे। नीचे लिखा हुआ है बेसिकली द पोएट इज़ ट्राइंग टू से दैट, बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू से दैट cats have a name to express each cat's particular or on their individuality level, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली यही है कि जब आपको एक नाम दे दिया जाता है तो आपको मतलब उसी बेसिस पे आप अपनी चीज़ों को आपको बुलाया जाता है, आपको एक्सप्रेस करना, आपको अपने आप को यू नो वो आपको क्या कहते हैं कि आप कि अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है ये या जो आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, आपका जो अपना पर्सनली जो ट्रेड्स हैं वो आप अपने शेयर करते हो, या उसी बेसिस पे आप अपने आप को चीज़ों को बताना या एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेम ऑफ अ कैट है ऑल्सो हैव टू एक्सप्रेस ईच कैट पर्टिकुलरली और ऑन देयर इंडिविजुअली या इंडिविजुअल बेसिस। वी माइट MIGST लिखा हुआ है, वी माइट कॉल इट आ सोल नेम। तो पोइट्स बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कुछ अलग चीज़ है और हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो मतलब जो व्यूवर्स का इंटरप्रिटेशन है वो कुछ और भी है। तो जो एक तरह से व्यूवर्स है यहाँ पे जो लिखा हो ना, बट वी माइट यानी कि व्यूवर्स काइंड लाइक हम, है ना, कि वी माइट कॉल इट अ सोल नेम, कि हाँ ये एक एक नाम है सबके अलग अलग, ठीक है फाइन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बट इलियट कॉल्स इट सीक्रेट एंड सिंगुलर विच इज़ मोर इंडिविजुअल नेम। अब ये कह रहे हैं कि भैया ये उनके अकॉर्डिंगली जो उनका एक व्यूज़ है, उनके जो आइडियाज़ थे, उनके जो इंटरप्रिटेशंस थी, उनके अकॉर्डिंगली ये था कि ये एक इंडिविजुअल और सीक्रेट नेम है जिसको पर्सनली या फिर इंडिविजुअली लेवल पर वो जानते हैं कि अगर ये नाम हमने बोला तो वही इंसान आएगा, या अगर सेम नाम के हैं तो उनके सरनेम डिफरेंस हो सकते हैं, अगर उसके बावजूद भी वो सेम हो रहे हैं तो पेरेंट्स नेम में डिफरेंस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम किसी एक ऐसे नाम को एसोसिएट कर देते हैं, किसी एक ऐसी आइडेंटिटी को हम फाइंड करते हैं जो हमको बाकी चीज़ों से कहीं ना कहीं, अगर कुछ जगह हम सिमिलर, मैंने कहा ना आपके नाम सिमिलर है, सरनेम के पीछे जो आपके नाम के पीछे लगा हुआ वो एक वो सरनेम जो आप कहते हैं वो सेम है,
तो फादर या मदर का नाम तो अलग हो सकता है ना, तो हम कहीं ना कहीं एक उस बेसिस की आइडेंटिटी पे, उस नेमिंग के अकॉर्डिंगली हम आपको आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे स्कूल में भी होता है ना कि सेम नाम की चीज़ें हैं तो कहीं मिसमैच ना हो जाए, रिपोर्ट कार्ड या मार्क्स अपडेट करते वक्त इधर उधर कुछ मिस ना हो जाए चीज़ें, तो हम उसके अकॉर्डिंगली एक ना एक किसी एक नेमिंग के थ्रू हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और देन उसको कंप्लीट करते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा रह गया है। ओके, अ नेम दैट नेवर बिलोंग्स टू मोर देन वन कैट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो एक नाम है, चाहे वो किसी का भी नाम हो, वो एक से ज़्यादा बिलोंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्कूल में अगर कहीं आपके नाम सेम है, सर नेम में सिमिलैरिटीज़ है, तो पेरेंट्स के नाम में, मदर या फादर के नाम में तो डिफरेंस होगा ना। तो कहीं ना कहीं वो जो नाम है वो मोर देन वन ना ही हो, ऐसा है। अदरवाइज़ हम उस चीज़ों को एक अलग आइडेंटिफिकेशन, उसको हम फिर एक अलग, एक वो कहते हैं ना टैग करना पड़ता है, एक नाम अलग देना पड़ता है उस चीज़ों को, है ना। तो अ नेम दैट नेवर बिलोंग्स टू मोर देन वन कैट। It recognize the uniqueness about your personal traits, about your talents, about your likes और dislikes, है ना। अब यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात बताइए कि जो आपकी ये चीज़ें हैं, it help us to know about your uniqueness, कि अच्छा वो ये नाम का बच्चा या ये नाम की बच्ची, जिसे हम बोल देते हैं ना कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो ये मतलब उसका एक नाम दिया हुआ है, उसका एक नाम है, उसके एक कंप्लीट नेम के साथ, उस चीज़ों के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं कि अच्छा इसने ये काम किया था, ये बच्चा ये इस क्लास का है, ये इस सेक्शन का है ना। तो हम किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीके से ना, बल्कि एक तरीके से कोशिश करें कि पहचानें किसी एक तरीके से, कि नहीं वही क्लास का बच्चा है तो उसी क्लास का, नहीं वही नाम है तो वही नाम है, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज इट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द यूनिकनेस अबाउट आर्स, अबाउट योर्स पर्सनल ट्रेड्स मतलब आपकी जो क्वालिटीज़ है अंदर, आपके जो टैलेंट्स हैं, आपकी लाइक्स क्या हैं, आपके डिसलाइक्स क्या हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको कहीं ना कहीं आपका जो वो नाम है, वो जो नेमिंग है आपकी, वो एक ही हो। यानी कि आपके फैमिली में अगर आपका नाम है तो आपके वो एक ही नाम हो। पेट नेम से बुलाते हैं तो पेट नेम से मोस्टली बुलाते होंगे। तो किसने किया ये काम, तो पता है कि ये नटखट बच्चा ये है या अच्छा बच्चा वो है। तो ये चीज़ें फिर हम घर में जब नाम मिलता है हमारे इस तरह की चीज़ों की वजह से, तो हमें उस तरह से उस एक तरीके से पहचाना जाता है, ताकि हम अपने उस चीज़ों के अकॉर्डिंग उसको बुला सके, पहचान सके, जान सके। अब अच्छा बच्चा है जो कुछ नहीं करता है, अब एक नटखट बच्चा है तो कभी इधर सामान गिराता है, कभी उधर कुछ ख़राब कर देता है, कभी इधर चीज़ें करता रहता है। तो हमारे घर में हमें उसके अकॉर्डिंग नाम देते हैं, फिर उसी नाम से, उसी एक नाम से हमें जाना जाता है घर के अंदर। तो हमारे को घर के अंदर एक नाम से बुलाया गया। स्कूल में हमारा जो रियल नेम है उसके अकॉर्डिंग हमें सब जानते हैं। फ्रेंड सर्कल के बीच में हमें कुछ अलग तरीके से जाना जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं मोर नेम्स नहीं है आपके, वो एक ही नाम है। एक नाम का मतलब नाम अलग अलग तरीके से आपको बुलाया जा रहा है, लेकिन उस जगह पे आपका सिर्फ एक नाम है। यानी कि घर में हो तो आपका मोर देन वन नाम नहीं है, आपका वो पेट नेम से बुला रहे तो पेट नेम से ज़्यादातर बुलाते हैं, तो वो वही नाम से शुरू से बुलाएंगे। फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपका एक ही नाम दिया गया है, उसी नाम से वो सब आपको जानते होंगे कि अच्छा सबसे ज़्यादा खाना कौन खाता है, तो ये, तो भुक्कड़, पिट्टू, मतलब सॉरी बट इस तरह से आप जाने जा रहे हो, है ना। मतलब एक नाम ही आपको ये टैग दे दिया गया कि इस नाम से आपको जाना जाएगा। तो वहाँ पे तो ज़्यादा नाम नहीं है ना, तो वो क्यों दिया गया, सिर्फ एक एक नाम से क्यों इस तरह से हम जान रहे हैं अपने हर एक जगह पे? क्योंकि उससे हमारे जो पर्सनल ट्रेड्स है, हमारी जो क्वालिटीज़ है, यूनिकनेस है, जो टैलेंट है, लाइक्स डिसलाइक क्या है, वो सब हमें जानने में मदद मिलती है। इसीलिए यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि अ नेम दैट नेवर बिलोंग्स टू मोर देन वन, कि दैट नेवर बिलोंग्स टू मोर देन वन। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? अ कैट नीड्स अ नेम दैट्स पर्टिकुलर
एंड मोर अबाउट देयर डिग्निटी। तो जो भी है सही बात है, हर किसी को अपना एक नाम, एक फेम चाहिए होता है, ताकि वो अपने उस पर्टिकुलर नाम के साथ एक उसकी अपनी डिग्निटी के साथ, है ना, वो आगे बढ़ जाए, आगे निकल सके उस एक चीज़ के साथ। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एल्स हाउ दे कीप अप हिज टेल परपेंडिकुलर और स्प्रेड आउट हिज हिस्कर्स। तो अब यहाँ पे ये बताया है कि जो पोएम है इसमें बताया कि जो एक कैट भी है, तो उस कैट को भी एक नाम चाहिए ताकि हम उसको पर्टिकुलर उसके नाम से जाने बुलाएं, या वो पर्टिकुलर अपने उस नाम से जानी जाए या जाने जाए, बुलाया जाए, है ना। उनकी भी अपनी एक डिग्निटी, एक प्रायोरिटी, एक इम्पोर्टेंस है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ ना कि एल्स हाउ दे कीप अप हिज टेल परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं यही बताने की कोशिश किया हो कि वो अपने जो चीज़ें हैं वो कैसे प्राउडली अपने आप को कैसे रख सकते हैं। वो तभी रख सकते हैं जब उनकी एक आइडेंटिटी होगी, तभी तो वो एक अपने आप को सीधा रख सकते हैं। या फिर आगे देखो ये भी लिखा हुआ कि स्प्रेड आउट हिज हिस्कर्स, यानी कि मोस्टेज, यानी कि जो मूछें होती है, आप मूछें को ताव कब देते हो, जब आप बहुत प्राउड फील करते हो। तो एक कैट को भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जो कैट है उसको भी एक प्राउड तभी मोमेंट फील होगा जब उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन उसकी अपनी होगी, एक उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होगी। और इन अ सेम वे ह्यूमन्स बीइंग, हमारी भी जब अपनी एक इंडिविजुअलिटीज़ होती है, स्कूल में वो होता है ना, एक होता है ना कि एक जो बच्चे अच्छे सारे ही होते हैं, लेकिन कोई बच्चे किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना। अच्छे बच्चे कोई एक होता है किसी एक चीज़ में, कोई दूसरा होता है किसी दूसरी चीज़ में। तो मतलब बच्चे ऐसा नहीं कि सारे ख़राब हो सकते, बच्चे तो सारे अच्छे हैं। अब कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है, कोई बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा है, कोई खेलने में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बन सकता है आगे जाके, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है। कोई ड्राइंग में अच्छा है तो वो आर्ट मास्टर बन सकते हैं, है ना। कोई पढ़ने में अच्छे हैं तो वो टीचर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बचा सकते हैं। कोई साइंस में अलग अलग जैसे आपके डिविजन्स हो जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजीज, ये सारे, है ना। तो कोई किसी में अच्छा होता है। तो सबको अपना एक अलग अलग, सबका अपना ट्रेड्स है, सबकी अपनी एक पर्सनैलिटी, सबका अपने लाइक और डिसलाइक्स भी है, सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटीज़ वहीं से स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की कि एक कैट कैसे अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करने के लिए अपने उस टेल को कैसे परपेंडिकुलर कर रही है, कैसे अपने हिस्कर्स यानी कि मोस्टेज को कैसे वो ताव दे रही है, कैसे अपनी मूंछों को प्राइड की तरह फील कर रही है। लिखा हो ना यहाँ पे देखो, और चेरिश हीज प्राइड मीन्स ये क्या है, एक तरह से इट्स एन इमेजरी विजुअल, एक इमेजिनेशन हो रही है कि जैसे हमें एक हमारे नाम से सम्मान दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, स्टेज पे बुलाया जाता है कि वी आर गोइंग टू कॉल दिस पर्सन फॉर दिस अवार्ड, वी आर हियर सपोज टू कॉल to you on the stage for this award, for this things and all that। तो कहीं ना कहीं आपको उस नाम से जब बुलाया जाए तो आप अपनी मूँछों को या अपने एक सीने को गर्व के साथ महसूस करते हुए, फील करते हुए जाते हो ना। ऐसी एक कैट भी है, उसको भी तभी फील होगा जब उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी उसकी होगी, इंडिविजुअलिटी उसकी भी होगी, द नेमिंग ऑफ कैट की। ठीक है, तो ये इस तरह से बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आगे भी लिखा हुआ है, द मेड हैटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द लेविस कैरल बुक्स। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की भी बात हो रही है कि लेविस कैरल की जो बुक है उसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर भी है द मेड हैटर्स का। तो ये क्या है थोड़ा सा आगे बताता हूँ। ओके, दैट अब ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया और इसके बाद इसके कुछ डिवाइसेस वगैरह हैं वो लिखवा दूंगा, बस ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा है। ठीक है, ये और इसके बाद डिवाइसेस वगैरह है, वो ज़्यादा कुछ होते नहीं है तो वो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, इसकी राइमिंग क्या है वो भी बता देता हूँ उसमें। द एक्सप्रेशन मेड एज अ हेटर मीन्स बीइंग कम्प्लीटली मेड। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, पोएम्स में लिखा हुआ है आपकी लाइन कि मेड एज अ हेटर मीन्स बीइंग कम्प्लीटली मैड। और मैड किससे हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरप्रिटेशन से इनकी वो ये क्या बताने की कोशिश की है कि अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1835 व्हेन सम हेटर्स, मतलब वो
यू आर नॉट हेटिंग विद समथिंग, बट यहाँ पे कुछ अलग इंटरप्रिटेशन से अभी बता दूंगा मैं कि व्हेन सम हेटर्स started to use mercury in the मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैट्स। यहाँ पे जो हैट है ना, HAT, हैट, कैप, यानी कि जो कैप है, कैप बनाने वाले हेटर्स, मतलब उस यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि वो जो टोपी पहनते हैं, कैप्स लगाते हैं, उनको यहाँ पे हेटर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि इन 1835 व्हेन सम हेटर्स started to use mercury in the manufacturing of hats। तो एक कहीं ना कहीं होता है ना, जैसे एक यहाँ पे कंपैरिजन भी किया कि जो सन रेज है या एक जो आपका एक प्लेनेट है मर्क्यूरी, उसको उससे भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आप में चेंजेस लाने के लिए यूज़ की गई है, और उससे बचने के लिए आपने एक हैट का इस्तेमाल किया हुआ है, ऐसा बताया यहाँ पे। ठीक है, कि आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अलॉन्ग, ये जो ऊपर लाइन से उसी का थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे, अ लॉन्ग एक्सपोजिशन ऑफ मर्क्यूरी, एक लॉन्ग एक्सपोजिशन ऑफ मर्क्यूरी क्या हो सकता है, इट कुड प्रोवोक, कि जो हेटर हैं वो हेड्स का मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मर्क्यूरी, बिकॉज अ लॉन्ग एक्सपोजिशन ऑफ मर्क्यूरी कुड प्रोवोक, it could provoke to all of us to provoke poisoning which could affect the mood, in a bad way. For instance, it could generate aggressiveness। अब यहाँ पे जैसे एक है मर्क्यूरी, है ना, जो एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें ये बताया कि अगर ये जितना ज़्यादा इसका एक्सपोजिशंस होगा, जितनी ज़्यादा एक्सप्लोजन होगी, उतनी चीज़ें क्या होगी, आपके जो मूड हैं वो एक अलग तरीके से इफ़ेक्ट करेगी ये, और जब ये इफ़ेक्ट करेगी तो ये कहीं ना कहीं आपको इससे, ये जो पॉइजनिंग है ना, पॉइजनिंग मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसा जहर वाला कुछ, मतलब यहाँ पे ये कोशिश की है पोइट्स ने बताने की कि वो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ पॉइजनिंग है जो आपको ऐसा मार देगी, मतलब ऐसी चीज़ें, उसका जो एक्सपोजिशन ऑफ मर्क्यूरीज है ना, वो एक काइंड ऑफ पॉइजनिंग है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट इज़ काइंड ऑफ poisoning that could affect your mood in bad way, or somehow it will affect or will make you to more aggressive in nature, है ना, ऐसा कुछ बताया है यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा सा ये आगे बता देते हैं। ओके, तो अब ये लास्ट है जो इसके बाद एंड होने वाली है क्लासेस। तो यहाँ पे इमेजरी विजुअल्स क्या हैं, इस पोएम में एक इमेजरी विजुअल्स आया है, और वो इमेजरी विजुअल्स क्या हैं जो इमेजिनेशंस की गई है, वो यही है कि टेल परपेंडिकुलर स्प्रेड आउट हिज हिस्कर्स, यानी कि यहाँ पे जो पर्ड्स है वो कहीं ना कहीं विजुअलाइज कर रहे हैं कि जो कैट है उस वो भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमन बींग्स की तरह अपने प्राइड मोमेंट को कैसे फील कर रही है, जब उसको एक आइडेंटिफिकेशन दी गई, हम जब उसका एक नाम दिया गया, है ना, उसको एक पर्टिकुलर नाम, नेमिंग की गई, उस कैट को एक पर्टिकुलर नेमिंग की गई, देन उसके बाद वो अपने जो हिस्कर्स है, यानी कि उसके जो मॉस्टेच है, उसको बहुत ही ताव से बना करके चल रही है। जैसे कार्टून्स में देखते हो ना, टॉम एंड जेरी एक कार्टून भी आता था, तो उसमें कैसे कभी कभी वो जो टॉम है, यानी कि जो बिल्ला होता है, बिल्ली या बिल्ला बोल लो, तो उसमें वो कैसे चलता है कभी कभी, है ना, बहुत ही एटीट्यूड के साथ, मटक मटक के, बहुत ही प्राइड के साथ, कि जैसे कि कितना बड़ा काम किया है, ऐसा वाला एक मोमेंट होता है ना जब, तो हम बहुत ही एक अलग ही फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे भी एक इमेजिनेशंस की गई है बाय T.S. एलियट, कि उन्होंने कैट को एक ह्यूमन बींग्स के साथ एसोशिएट किया है, पर्सोनिफाइड किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताइए कि जैसे एक ह्यूमन बींग्स अपनी इंडिविजुअलिटी ट्रेड्स के साथ अपने आप को प्राइड फील करता है जब एक अच्छा मोमेंट होता है उसकी लाइफ में, जब उसको बुलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है, वैसे ही सेम इन अ सेम वे यहाँ पे कैट के बारे में बताया गया कि उसकी जो टेल है वो परपेंडिकुलर स्प्रेड आउट होगी, और उसकी जो हिस्कर्स भी है, यानी कि उसकी जो मूछें हैं, वो बिल्ली कैसे अपने ताऊ के साथ चलेगी, जब उसको भी एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाएगा, क्योंकि वो फिर वही होगा ना कि हाँ मुझे, मेरा नाम है, मेरे को बुला रहे हैं कोई, या मेरे को ये खाने के लिए दे रहे हैं, या मेरे को उधर घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। तो एक वो एक इमेजिनेशन से बाय द इलियट। ठीक है,
लिटरेरी डिवाइस क्या है? लिटरेरी डिवाइस में एलिट्रेशंस है। यहाँ पे एलिट्रेशंस मैंने नीचे लिखा हुआ है कि रिपीटिंग द सेम साउंड। तो जब एलिट्रेशंस क्या होता है, जहाँ पे साउंड जो है वो रिपीटेटिव होते हैं, यानी कि जो लेटर्स हैं, जो वर्ड है वो रिपीटेटिव, वर्ड तो नहीं लेकिन जो साउंड ऑफ लेटर्स है वो रिपीटेटिव होते हैं। ठीक है, जो साउंड्स है दैट इज़ रिपीटेटिव और लेटर्स वी कैन से रिपीटेटिव। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ना, मैंने पोएम्स में ही लिया हुआ है वर्ड मैंने, साउंड स्वीटर। तो साउंड में एस सेम लेटर है, एस जो लेटर है वो सेम है, और स्वीटर्स में भी एस जो लेटर है वो सेम है। तो रिपीटिशंस हो रही है यहाँ पे एस और एस। ऐसे और भी कुछ 2-3 वर्ड होंगे पोएम्स में जहाँ पे सेम रिपीटिशंस हुई हैं, है ना। तो आप वो फाइंड करके मेरे को लिख के भेज दोगे, ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। ओके, सिमिली लिखा हुआ है। अब सिमिलीज क्या है या सिमिली क्या है? यहाँ पे एक पोएम में एक लाइन लिखी हुई है, आई एम एज मेड एज अ हेटर, आई एम एज मेड एज अ हेटर। तो सिमिलीज क्या होता है? यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है कि वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है? हेटर से, कि आई एम एज मेड एज अ हेटर, कि वो खुद को कैसे बता रहा है कि वो खुद पागल है, लेकिन वो किस मतलब खुद की एक कहीं ना कहीं कंपैरिजन किसी अलग चीज़ के साथ कर रहा है ना। एक नॉन लिविंग उस फॉर्म के साथ करने की बात की गई है, ठीक है। तो सिमिलीज क्या है? कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, ठीक है, विच इज़ सिमिलर, विच लुक्स लाइक अ सिमिलर, ठीक है, जो बिल्कुल एक जैसी लगती है, उसमें कंपैरिजन होता है सिमिलीज में। और सिमिलीज कैसे आप देखोगे? देखो यहाँ लिखा ना, आई एम एज मेड एज अ हेटर। तो मैड हो गया वो, तो यहाँ पे किस वर्ड के साथ कंपैरिजन किया, किस वर्ड के साथ कनेक्ट किया? एज एंड एज। अब यहाँ पे एज ना हो करके एज और लाइक दो वर्ड हो सकते थे, कि या तो एज वर्ड होता और लाइक अ हेटर, आई एम एज मेड लाइक अ हेटर। अगर ऐसे बोल देता तो यहाँ पे जो लाइक वर्ड है एज के साथ भी कनेक्ट हो सकता है सिमिली, और लाइक वर्ड के साथ भी कनेक्टिविटी होती है। तो सिमिलीज को आप इस तरह से रिकॉग्नाइज करोगे, आइडेंटिफाई कर सकते हो एक पोएम में। एसोनेंस क्या है? अब यहाँ पे एसोनेंस में क्या है? रिपीटिशन ऑफ द सेम वोवेल्स, ठीक है, इन अ सेंटेंस और अ वर्ड, ठीक है। एसोनेंस क्या है? एसोनेंस में क्या है? रिपीटिशंस ऑफ द सेम वोवेल्स। देखो यहाँ पे रिपीटिंग ऑफ द सेम साउंड, यानी कि एस का साउंड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी साउंड में एस से शुरू हो रहा है, स्वीटर में एस से शुरू हो रहा है, तो सेम साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना। यहाँ पे सेम साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एसोनेंस में क्या है? सेम वोवल्स रिपीटेटिव होंगे, एक वर्ड में हो सकते हैं, एक सेंटेंस पूरे उसमें फ्रेम में जो फ्रेम की गई होगी उस पूरे सेंटेंस में, या फिर एक वर्ड में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हिज इफेबल करके लिखा हुआ है जो मैंने, तो इसमें यहाँ पे देखो हिज में आई बीच में आ रहा है, वोवल से, फिर इनफेबल में भी आई अगेन आ गया स्टार्टिंग में। ये कहीं भी हो सकते हैं, एसोनेंस जो है ये आपके वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, इन बिटवीन वर्ड्स भी हो सकते हैं, या एंड में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि ये स्टार्टिंग में होगा, एसोनेंस आपका वर्ड के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, वर्ड के एंड में भी हो सकता है, वर्ड के बीच में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एसोनेंस कैसे पहचानोगे? जहाँ पे वोवेल्स रिपीटेटिव होंगे, जैसे इसमें आई आ गया, फिर इसमें यहाँ पे बीच में आई था, यहाँ पे स्टार्टिंग में आई आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये ई है, इन एफेबल है, ठीक है, इन एफेबल है, तो यहाँ पे ई, फिर यहाँ पे लास्ट में ई आ गया, यहाँ पे इसमें ए भी है वोवेल्स, फिर यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ई आ गया, यहाँ बीच में ए आ गया, है ना, फिर यहाँ पे लास्ट में ई आ गया, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में ई आया, फिर यहाँ बीच में ए है, फिर आई भी आ गया, फिर यहाँ ई है, यहाँ लास्ट में ई है। तो इस तरह से एसोनेंस होते हैं, जो सेम वोवेल्स रिपीटेटिव होते हैं, एक वर्ड के अंदर हो सकते हैं या पूरे एक सेंटेंस के अंदर भी हो सकते हैं, उसको हम एसोनेंस कहते हैं, ठीक है। लास्ट में राइमिंग स्कीम है या राइमिंग वर्ड्स, जैसे राइमिंग वर्ड्स नहीं, राइमिंग स्कीम्स क्या हैं? ए बी सी डी ई एफ। बेसिकली राइमिंग स्कीम को हम कैसे कोशिश करते हैं जानने की? जो एक लास्ट में एक सेंटेंस एंड होता है ना, जैसे आपने सपोज एक कोई पोएम रीड करी और जो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, एक उस लास्ट में जाकर के एक साउंड प्रोड्यूस होगा,
या पूरे एक एक वर्ड को, या पोएम्स की एक लाइन, एक सेंटेंस पूरा दिया हुआ है, उसमें हर एक वर्ड को जो पढ़ने पे आपका जो एक साउंड, आपका एक लास्ट, सपोज कोई भी आपने वर्ड रीड किया, जैसे कि आपका अब जैसे स्कीम है या एसोनेंस है, तो इसमें जब हम बोलते वक्त इसमें जो लास्ट में हमारे अपने आप में एक लगेगा ना कि ये ई वाला साउंड प्रोड्यूस हो रहा है इस लास्ट में, या ए वाला साउंड क्रिएट हो रहा है लास्ट में बोलते वक्त, तो उस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लाइक्स सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। तो बाय टू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।